नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी कंप्यूटर क्विज की। इसमें हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और जो ये सारे सवाल हैं मैंने उठा रखे हैं लोक सेवा आयोग के प्रीवियस पेपरों से। जो भी आज तक हमारे जो प्रीवियस लोक सेवा आयोग के पेपर हुए हैं उनमें से मैंने छांट छांट के जो मेन कंप्यूटर के सवाल थे उनको उठा के यहाँ पे लिखा गया है। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही डाल रखे हैं। फिर इसी के साथ साथ जो अगली वीडियो आएगी उसमें भी अन्य जो पेपरों से मैं कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन उठा के अगला पार्ट भी बना दूंगा इसका। तो आज हम इसमें सिर्फ लोक सेवा आयोग के 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे पुराने पेपरों में आए हुए हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। तो देखिए, जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है यह दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, जैसे दो उपयोगकर्ता हैं उनको जोड़ने के लिए, दो कंप्यूटर उपयोग करता है उनको जोड़ने के लिए आपस में बनाया गया एक रेफरेंस मॉडल है। और इसकी होती है हमारी 7 लेयर। 1984 में बनाया गया था ये, 1984 में इसकी को बनाया गया था और इसकी 7 लेयर होती है, जिसमें से जो आईपी एड्रेस होता है वह होता है हमारा नेटवर्क लेयर के अंदर। ठीक है, तो पहले का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी नहीं है। देखिए, जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वह दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है प्राथमिक और दूसरी मेमोरी होती है द्वितीयक। ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी होगी, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक मेमोरी क्या होती है हमारी, वह मेमोरी जो क्या हो कंप्यूटर में पहले से ही हो या जिनको बाहर से ना लगाया गया हो, जो कि कंट्रोल सीपीयू के अंदर ही हो, तो उनको क्या कहते हैं हम प्राथमिक मेमोरी। द्वितीय मेमोरी वह होती है जिसको स्टोरेज के लिए हम बाहर से संलग्न करते हैं या बाहर से लगाते हैं या अन्य उपयोग के लिए हम अलग से उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी द्वितीयक मेमोरी। अब जैसे देखिए हमारा रैम है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्राथमिक मेमोरी, क्योंकि ये क्या होती है कंप्यूटर में पहले से ही होती है, सीपीयू के साथ या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ी होती है। जैसे पेन ड्राइव है, उसको स्टोरेज के लिए हम अलग से लगाते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसको भी स्टोरेज से अलग, स्टोरेज के लिए अलग से लगाते हैं। हार्ड डिस्क है, ये भी बड़े रूप में अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क को भी अलग से लगाते हैं। ये हमारी जुड़ी हुई नहीं होती हैं किससे, मेन कंप्यूटर से। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्वितीयक मेमोरी। और प्राथमिक मेमोरी हमारी कौन सी हो जाएगी, रैम। और रैम हो गया, रोम हो गया, और तीसरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। ये तीन क्या होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के साथ पहले से ही जुड़ी हुई होती हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में किसमें कौन सा है। देखिए, जो सीपीयू है इसमें हमारे एक तो होता है भाग, इसके अंदर मैं अगर डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो एक तो होता है हमारी मेमोरी। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आ जाता है एएलयू। जो मेमोरी है इसका काम तो सीधा सीधा क्या है, स्टोरेज करना। और फिर है हमारा कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, हमारा जो भी लॉजिकल कार्य हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी हमारे लॉजिकल कार्य हैं वो क्या करेगा, सीयू कंट्रोल करेगा। ठीक है, या लॉजिकल कार्य के साथ साथ यह इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। फिर जो भी हमारी गणितीय वो आती है संरचना, उसको कहाँ भेज देता है। जैसे कोई अंक गणितीय कैलकुलेशन आ गई सीयू में, तो सीयू उसको कहाँ भेजेगा, एएलयू में। एएलयू क्या होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ से हमारी जो भी अंक गणितीय गणना होती है वह गणना होगी और दोबारा कहाँ चली जाएगी, सीयू में। उसके बाद जो ये है वो कहाँ भेजा जाएगा, दोबारा से इनपुट आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है हमारा अगला सवाल, एमएस वर्ड 2007 में सेटअप का प्रयोग किया जाता है। तो जो सेटअप है इसका प्रयोग किया जाता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट भी बगल में डाल दूंगा। जो सेटअप होता है ये सब पेज सेटअप होता है मुख्यतः, इसको हम कहते हैं पेज सेटअप। यह पेज का सेटअप करने के काम है, मतलब सेटअप उसकी स्थिति में या कोई भी छोटा मोटा बदलाव करना है, जैसे उसका मार्जिन सेट करना है। ठीक है, या फिर उसके कॉलम सेट करने हैं कि उसमें कौन सा कॉलम कहाँ तक जाएगा, ये सेट करना है। या फिर उसका साइज सेट करना है कि पेज किस साइज में आएगा, A4 में आएगा या फिर उससे बड़े पेज में आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, हमारी पेज सेटअप से। और इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की। तो डॉक्यूमेंट को कोई अगर आपने विंडो खोल रखी है या कुछ भी आपने वर्ड टाइप कर रखा है या कुछ भी है, तो उसको अगर आपने प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+P। वैसे आप अगर आपने वैसे निकालना है तो आप फाइल में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन आएगा नीचे, प्रिंट हिंट का ये ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की माध्यम जैसे आप Ctrl+P करेंगे तो शॉर्ट की के माध्यम से क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। उंडो के लिए शॉर्ट की कमांड बताइए। तो उंडो होता है हमारा Ctrl+Z से। उंडो का मतलब अगर आपने कोई चीज़ कंप्यूटर में अनुदेश दे दिए हैं या कोई भी निर्देश दे दिए हैं तो उससे वापस आने के लिए, जैसे मैंने कुछ ए प्रेस कर रखा है तो मैं अगर अंडू करूँगा तो वो ए क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा वहाँ से। या फिर कोई भी प्रोग्राम मैंने क्लिक किया तो Ctrl+Z करूँगा तो वो प्रोग्राम क्या आ जाएगा, बैक आ जाएगा, एक स्टेप बैक आ जाएगा पीछे। उसको क्या कहते हैं, हम अंडू कहते हैं, ठीक है। फिर है अगला सवाल, 7वां सवाल है हमारा, MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है। तो रिव्यू टैब होता है हमारा जिसमें कमेंट्स होते हैं। जैसे आपने MS ऑफिस खोला होगा या MS वर्ड खोला होगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे एक टैब होते हैं छोटे मोटे ना, इस तरीके से। उसी में एक टैब होता है यहाँ पे रिव्यू का, ठीक है। जैसे होम होता है, इंसर्ट टैब होता है, वैसे ही एक अलग अलग टैब होते हैं। एक टैब होता है हमारा रिव्यू टैब। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हमसे ये पूछा है। तो उसमें होता है हमारा कमेंट होता है, फिर उसके बाद प्रूफिंग होता है, फिर उसके बाद कंपेयर होता है। यानी कि यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या है अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक कंप्यूटर का प्रयोग में लाने हेतु एक उद्यमी को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है। जैसे कोई एक ऑफिशियल वर्क है या कोई एक उद्यमी है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिए परिशुद्धता, मतलब कि कंप्यूटर शुद्ध होना चाहिए, उसकी जो गणनाएं हैं या उसमें लैग नहीं होनी चाहिए या बग्स नहीं होनी चाहिए, वही क्या कहलाते हैं, परिशुद्धता। तो शुद्ध होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए कंप्यूटर, ये भी सही है। और उसकी जो वेग है यानी कि गति है वो क्या होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए या ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब कि ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक उद्यमी को प्रभावित करने वाली है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सामान्य रूप से डिजिटल डिवाइस शब्द का प्रयोग निम्न हेतु किया जाता है। तो जो डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो अंकीय कंप्यूटर का एक प्रभाग है, ठीक है। इसके लिए यहाँ क्या किया जाएगा, डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। आर्थिक समानता के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता है डिजिटल, ठीक है। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर है वाईफाई का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है वायरलेस फाइडिलिटी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग वाईफाई का वायरलेस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, क्या होता है हमारा फाइडिलिटी होता है, ठीक है। वायरलेस फाइडिलिटी क्या है, इसका सही आंसर है। फिर है हमारा अगला सवाल, निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है। तो जो हमारा यूनिक्स है ये क्या है, एक विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेटर समझते क्या हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है वह सिर्फ हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 समझता है, यही दोनों ही क्या सब, हम कुछ भी टाइप करें या कुछ भी अनुदेश दें वो सिर्फ किस में लेगा, 0 और 1 में। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, जो भी हमारे द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको ट्रांसलेट करके उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। या फिर मशीनी लैंग्वेज कहेंगे इसको, तो उसको क्या करेगा, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या हो जाए, जो कंप्यूटर है वो उस लैंग्वेज को समझ ले। फिर इसी के बाद जो उपयोग करता है उसको अगर आउटपुट देना है तो उस मशीनी लैंग्वेज को पुनः किस में बदल देगा, जो भी हमारे अनुदेश थे उनमें बदल देगा, या जो रियल चीज़ थी उसमें बदल देगा, ताकि क्या हो, जो उपयोग करता है उसको समझ में आए। क्योंकि उपयोग करता है ये 0 और 1 की लैंग्वेज नहीं समझेगा,
और कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझेगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अब ट्रांसलेटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर क्या होता है? पहला प्रकार, यह क्या करता है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा, ठीक है। कोई भी असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा। फिर दूसरा होता है हमारा कंपाइलर, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, जो भी उच्च स्तरीय भाषा होती है, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जैसे, उसको क्या करेगा, मशीनी में भाषा में कोड डिकोड कर देगा, ठीक है, उसको मशीनी भाषा में बदल देगा। फिर आता है हमारा तीसरा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारी जो भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न भाषा में बदलता है। जो भी हमारे उच्च भाषा में दिए गए निर्देश होते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम किए हुए निर्देश होते हैं उसको क्या करेगा, मशीनी भाषा में बदल देगा, ठीक है। तो 3 प्रकारों में से हमारा यहाँ पे कौन सा आया है, यहाँ पे आया हमारा कंपाइलर, ठीक है। 3 प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके? ट्रांसलेटर के, असेंबली, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। और इन तीनों के कार्य भी याद करेंगे। जैसे असेंबली का है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, कंपाइलर का है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, फिर इंटरप्रेटर का है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के दिए निर्देशों को निम्न स्तरीय या निम्न मशीनी भाषा में बदलना, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तीनों के प्रकार हो गए। यहाँ पे ट्रांसलेटर क्या है, ऑप्शन ए कंपाइलर, ठीक। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरडीबीएमएस का उदाहरण है? तो जो आरडीबीएमएस का उदाहरण है वह है आरेकिली। देखिए जो हमारा आरडीबीएमएस होता है ये होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके जो उदाहरण होते हैं आरेकिली, माई एसक्यूएल या एसक्यूएल, ये क्या होते हैं, इसके मुख्यतः उदाहरण होते हैं, ठीक है। फिर है अगला पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं यह मुख्यतः होती हैं बाहरी डिवाइसेस, ठीक है। ऐसी बाहरी डिवाइसेस जो क्या करे, इनपुट या फिर आउटपुट का काम करे, ठीक है। इनपुट आउटपुट का काम करे उनको क्या कहेंगे हम, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। अब इनमें से कौन सा होगा हमारा इनपुट आउटपुट? तो इनपुट आउटपुट हमारा कौन सा होगा, प्रिंटर। पहले हम समझ लेते हैं इनपुट और आउटपुट को। देखिए जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, एक तो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल मतलब क्या हो गया, बाहरी डिवाइस। अब इनपुट मतलब जो भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी दिशा निर्देश या कोई भी अनुदेश दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। जैसे हमारा माउस है, उसके द्वारा हम निर्देश देते हैं कि कहाँ पे क्लिक करना है या कौन से निर्देश देने हैं या कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। या फिर कीबोर्ड हो गया, कौन सा बटन हम दबा रहे हैं, वो सब क्या है, इनपुट कर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ कहाँ डाल रहे हैं, कंप्यूटर में, यानी कि कोई भी चीज़ इनपुट कर रहे हैं कहाँ पे, कंप्यूटर में, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट दें, जैसे प्रिंटर है, ठीक है। तो प्रिंटर हमें क्या दे देता है, किसी भी चीज़ की कॉपी दे देगा। या जैसे हमारा मॉनिटर है, जो भी हम कमांड देंगे कीबोर्ड माउस के माध्यम से वो हमारे स्क्रीन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो स्क्रीन में क्या दिखाई देगा, हमें आउटपुट दिखाई देगा ना, तो आउटपुट हो गया, ठीक है। तो समझ गए इनपुट और आउटपुट होता क्या है आखिरकार। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होगी, बाहरी डिवाइस जो क्या करे, इनपुट और आउटपुट का काम करे। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में कौन सा है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो जो हमारी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रोम को रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस मेमोरी को जो उपयोग करता है सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता या फिर कोई बदलाव नहीं कर सकता या फिर उसका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे हार्ड डिस्क है, यहाँ पे उपयोग करता है, इसका उपयोग करता है, यहाँ पे चीज़ें सेव करता है। रैम है, यहाँ पे भी रैम का मतलब क्या होता है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी, ठीक है, इसका क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इसको एक्सेस कर सकता है तो इसका भी उपयोग करेगा ही। मुख्य स्मृति है या जो हमारी मेमोरी होती है, ये इसका भी उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। एक ही मेमोरी है रोम जिसका उपयोग नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वह एक हायर लेवल लैंग्वेज है। जैसे किसी प्रोग्राम को बनाना है, जैसे कोई प्रोग्रामर है वो क्या बना रहा है, कोई प्रोग्राम बना रहा है,
ठीक है। प्रोग्रामर है, वो क्या बना रहा है, कोई प्रोग्राम या कोई हमारा एप्लीकेशन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वस्तु। अब कैसे, जैसे उसने कोई फ़ोटो डाली, कोई वीडियो डाली उस प्रोग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। या ग्राफिक्स के माध्यम से कोई चीज़ें समझा रहा है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कोई भी प्रोग्राम ऐसा जिसमें वो क्या कर सकता है, ग्राफिक्स की मदद से चीज़ें दिखा सकता है, या फ़ोटो दिखा सकता है, या वीडियो के माध्यम से चीज़ों को प्रोग्राम में दिखा सकता है, ठीक है। वो कौन सी लैंग्वेज है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, सी होगी, हमारा C++, ठीक है, जावा, ये सब क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं। अब इसको लोक सेवा आयोग ने किस तरह से कंसीडर किया होगा, या तो इस सवाल को ही डिलीट किया होगा, या फिर इनमें से एक जो सवाल है उसको सही माना होगा। पर मेरे हिसाब से तो जावा भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑप्शन ए और बी के हैं, दोनों ही सही हैं। अगर आपको इसके बारे में और अच्छी जानकारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे को। ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका नहीं है, तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, पहले तो हम समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है या वह सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता और जो मशीन है उसके बीच इंटरफेस स्थापित करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर चला रहा है और जो कंप्यूटर की मशीन है, उन दोनों के बीच क्या करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा उस कंप्यूटर के उपयोग करने के लिए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर सिंपल में ले, मोबाइल में, जैसे एक मोबाइल में हमारा किसी के पास अगर एंड्रॉयड होगा तो वहाँ पे एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, फ़ोन को चला सकते हैं। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन रिमूव करनी है तो वहाँ से हम एप्लीकेशन को क्या रिमूव कर सकते हैं। पर अगर हमारा एंड्रॉयड ही उड़ जाए तो हमारा फ़ोन चलेगा नहीं, ठीक है, वह नहीं चलेगा। बहुत बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया इसका, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। या कोई अगर आईफोन चला रहा है तो उसमें कौन सा होगा, iOS, ठीक है। ये क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करें, ऑपरेट कर रहे हैं किसको, मशीन को। और ऑपरेटिंग जो यूजर है और कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, मेमोरी का प्रबंधन करना है, हाँ, मेमोरी का प्रबंधन करता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वह मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। फिर उसी के बाद प्रक्रिया प्रबंधन, जैसे कोई भी हम प्रक्रिया दे रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसका प्रबंधन करेगा ही। फिर है इनपुट आउटपुट प्रबंधन, ये भी करेगा। वायरस से सुरक्षा नहीं करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या वायरस से सुरक्षा नहीं करेगा, ठीक है। वायरस से सुरक्षा के लिए हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं जो कि क्या करे, हमारे कंप्यूटर में स्थित वायरसों को नष्ट कर सकते हैं। तो वैसे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा और ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल है, BDMS में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है। देखिए जो BDMS है इसमें किया जाता है हमारा SQL को प्रयोग में, और इसका जो मेन फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा, या इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है डेटा को स्टोर करना। जो हमारा BDMS है इसका कार्य होता है डेटा को स्टोर करना, या फिर उसको जो पुनः पता प्राप्त करना, ठीक है, पुनः प्राप्त करना, या फिर उसको अपडेट करना। ये सब किसका काम होता है, DBMS का, ठीक है। DBMS का कार्य क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, उसको पुनः प्राप्त करना और उसको अपडेट करते रहना। ये क्या किसके काम है, DBMS के, ठीक है। और इसमें हमारा जो आते हैं SQL या MySQL और ये सब चीज़ें क्या आती हैं, इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोबारा से एक वही सवाल आ गया हमारा कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस मैं आपको समझा चुका हूँ होती क्या है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, और स्क्रीन भी हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि इसमें हमें जो भी दिए गए निर्देश हैं वो कहाँ किस में रिफ्लेक्ट होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो CPU है, ये तो जो हमारा कंप्यूटर है उसका मेन अंग है ना,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा नहीं ऑप्शन। यहाँ हमसे पूछा क्या है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो CPU क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग है। तो CPU का भाग होता है हमारा CU, मैंने इससे पहले डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाया था। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेन मेमोरी, ये क्या होते हैं, सब CPU के भाग होते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर है, ये तो बाहर ही लगा होता है अलग से ही। सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी हम जब हमें डाटा अधिक चाहिए होता है तब हम उसमें प्रयोग करते हैं। या CRT स्क्रीन है, कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन, ये पहले जो बड़े से डब्बे में ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड नहीं आते थे, बहुत बड़ा पीछे को इस तरीके से क्या होता था, ऐसे डिस्प्ले होती थी और पीछे को बहुत बड़ा होता था, तो इसको कहा जाता था CRT डिस्प्ले कंप्यूटर। इसमें क्योंकि जो यहाँ पे तो कैथोड रे की एक क्या लगी होती थी, ट्यूब लगी होती थी बहुत बड़ी। ठीक है, तो इसको कहा था CRT स्क्रीन। फिर उसके बाद CRT के बाद आया LED, अब तो LCD आ गए हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉनिटर की जनरेशन के प्रकार हैं। तो हमारा जो CPU का भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, CU हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो इसका जो आंसर है मुझे मिला नहीं, वैसे जो इसका आंसर होता है वो होता है Ctrl+K, पर यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और ही दे रखे हैं। अगर आपको इसका आंसर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे इसका आंसर नहीं पता है और ना ही मैं इसको कहीं से खोज पाया। ठीक है, तो इसका आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। वैसे इसकी जो शॉर्ट की होती है वह Ctrl+K होती है। हाइपरलिंक जो भी हमारा MS वर्ड या MS ऑफिस में हाइपरलिंक यूज़ करते हैं हम, उसके लिए कौन सा शॉर्ट की है। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा मुझे। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल, वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है। तो वीडियो मेल के माध्यम से या कोई भी हम मेल भेज रहे हैं उसमें अगर हम वीडियो देंगे तो ग्राफिक्स भी क्या है, एक वीडियो का ही भाग है। वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। उपरोक्त सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, वीडियो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। फिर है अगला सवाल, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है बिट। बिट के बाद आता है बाइट। ठीक है, एक बिट बराबर होता है 8 बाइट, 8 बाइट। फिर बाइट के बाद आ जाता है किलो बाइट, जैसे 1024 बाइट बराबर क्या होगा, 1 किलो बाइट, जिसको हम KB कहते हैं। फिर 1024 किलो बाइट बराबर क्या होगा, फिर क्या होगा, 1024 किलो बाइट बराबर होगा 1 मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होगा हमारा 1 गीगाबाइट, GB कहते हैं जिसे। फिर 1024 गीगाबाइट बराबर होगा 1 TB, जिसको कहते हैं हम ट्रेगाबाइट। ठीक है, एक TB। लास्ट क्या है हमारी सबसे उच्च कोटि कौन सी है, 1 TB ट्रेगाबाइट। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, बिट। ठीक है, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद GB और GB के बाद TB। ठीक है, तो ये क्या है सबसे, ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 बिट। इसके जो हमने अंक लिखे थे ये भी याद रखना, 1024, ये पुराने हमारे पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। 1 MB बराबर कितना GB होता है, तो कितना हो जाएगा, 1024। ठीक है, 1 बिट बराबर 8 बाइट, 8 और 1024 बाइट बराबर 1 KB या गीगाबाइट। फिर ठीक है, किलोबाइट। फिर उसके बाद मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर हमारा 1 मेगाबाइट। फिर ऐसे ही मेगाबाइट से आगे बढ़ते हुए। चलो अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो प्रकार की हमारी मेमोरी होती है, स्मृति मेमोरी होती है। अब जो नॉन वॉलेटाइल होता है उसमें क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी विद्युत उत्पन्न ना हो या उसको हम विद्युत से अलग कर दें, ठीक है, तब भी वो मेमोरी सेव रहे, उसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, और ऐसी मेमोरी जिस पर हमने चल रही है और उसमें से हम विद्युत हटा दें कंप्यूटर में से या इलेक्ट्रिसिटी हटा दें, तो वो मेमोरी क्रैश कर जाए या हट जाए, तो उस मेमोरी को कहते हैं हम
वॉलेटाइल मेमोरी। दो प्रकार की मेमोरी हो गई। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है हमारी रोम। देखिए जैसे एक सिंपल से उदाहरण से समझिए यहाँ पे, जैसे हमारा फ़ोन है, कंप्यूटर तो बहुत कम लोगों के पास होता है पर मोबाइल सबके पास ही है, तो मैं मोबाइल के उदाहरण ज़्यादा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, क्या है, एक मोबाइल। अब इसमें जैसे मैंने रिस्टार्ट मारा तो जितनी भी मैंने एप्लीकेशन बाहर से स्टोर कर रखी हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। या जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ होंगी या जितने भी वीडियोज़ हो जाएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। पर एक चीज़ नहीं होगी, इसकी रोम। अब रोम क्या होगी, रीड एंड ओनली मेमोरी। वह एप्लीकेशन या वह सेटिंग, जैसे डिस्प्ले सेटिंग होती है, सेटिंग का ऑप्शन होता है ना, जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा एक आइकन बना होगा सेटिंग का, ठीक है, या फिर एक आइकन होगा प्ले स्टोर का। ये चीज़ें आप कुछ भी कर लो डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तभी इनको क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इनको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। जैसे सेटिंग है, उसको सेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो फ़ोन में पहले से ही है वैसी ही रहेगी। या जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होती है जैसे प्ले स्टोर है, उसको आप हटा ही नहीं सकते हो, ठीक है। या फिर हमारा कोई भी ऐसी चीज़ जो फ़ोन में पहले से ही हो, उसको आप हटा सकते हो नहीं। पर आप कुछ भी कर लो या फ़ोन रिस्टोर मार लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ें हटेंगी नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि रोम क्या हो जाएगी यहाँ पे, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। रैम है, ये अगर विद्युत तरंग ना हो या कुछ भी हो जाए तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कैश मेमोरी है, इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं या डिलीट हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आज के 25 सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। इस वीडियो का एम रखते हैं हम 50 लाइक का, ठीक है। अगर वीडियो में 50 लाइक होंगे तो मैं जो आगे के अगली सीरीज़ है उसको जल्दी से जल्दी डालूंगा, और जो भी पुराने यूकेपीएससी के पेपर हैं उससे उठाकर 25 सवाल और बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, तो मेहनत के लिए 50 लाइक बहुत कम है। 50 लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मुझे पूरा का पूरा जोश मिले अगले इस काम को दोबारा करने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और बहुत खूब मन लगा के पढ़ें। चलो बाय।